हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर आयुष परिक और आज मेरे साथ है यतिंदर सर। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के थर्ड एपिसोड में बच्चों आपका स्वागत है। सर हम लोग फर्स्ट एपिसोड के अंदर स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। जी। सेकंड में हम लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस की थी और आज सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस मतलब फाइनल वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है सारे के सारे। हाँ, इससे बाहर बच्चों को जाना बिल्कुल नहीं जाएगा सर। चलिए शुरू करते हैं जी सर। बिल्कुल। इजैकुलेटरी डक्ट के रेस्पेक्ट में है कि ये जो है वो किससे बनी है। इजैकुलेटरी डक्ट इज फॉर्म्ड बाय, तो ये जो वासा डिफरेंशिया है ऊपर की तरफ मूव करके सेमाइनल वेसिकल जो है उसी के साथ जुड़ करके कॉमन डक्ट बनती है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। तो वासा डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल जो है इसके अंदर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। जी सर, एक बार पहले 60 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 61 से हम लोग स्टार्ट कर दिया। अच्छा 61 से हो गया, कोई बात नहीं, 60 से हो जाएगा जी। तो सर इसमें पूछा है इन हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग एम्पुला इज फाउंड। एम्पुला मतलब कोई भी ऐसे फूला हुआ पार्ट। जी बिल्कुल। जैसे कि डुओडेनम जो होती है उसके अंदर एम्पुला वेटर होता है जहाँ पे हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट ओपन होती है। हाँ। तो कोई भी डक्ट जब फैल जाएगी ना बच्चों, तो उसके लिए जो टर्म बायोलॉजी में काम में ली जाती है वो एम्पुला ली जाती है। तो 3 स्ट्रक्चर्स हमें दे रखे हैं। अब इनमें से हमें बताना है कि इनमें से एम्पुला कहाँ होगा। तो पहला सर फैलोपियन ट्यूब, इसमें भी होगा एम्पुला होगा जी, क्योंकि पता ही है कि फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स हैं, मतलब इस्थमस और इनफुंडिबुलम के बीच में जी। मैमेरी ग्लैंड्स में भी बिल्कुल होता है सर एम्पुला। और वासा डिफरेंशिया जो है लास्ट में आकर के जब ओपन होती है सेमाइनल वेसिकल में, वहां पे कुछ पार्ट फुला हुआ होता है और यहाँ पे इसके बगल में इस तरीके से सेमाइनल वेसिकल है, इसका सिक्रेशन यहाँ मिक्स होकर के जैसा आपने बताया था कि कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और मेमोरी ग्लैंड में जो लेक्टिफेरस साइनोसॉइड बोलते हैं, निप्पल से जस्ट पहले, वो निप्पल से पहले वाला। तो कुल मिला के सर तीनों ही हैं और 3 हमारा सेकंड ऑप्शन में सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा बॉडी में कई साइड है जहां पर एम्पुला हो सकता है। एम्पुला एक जनरल टर्म है, फुला हुआ एनाटॉमी की जो ब्रॉड पार्ट जी। चले आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। 61 हो गया बिल्कुल। 62 बर्थ कैनाल के रेस्पेक्ट में है। तो जो बर्थ कैनाल है वो सर्विक्स और जो वेजाइनल कैनाल है उसको कॉमनली हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सर्विक्स वाला पार्ट है और ये वेजाइनल पार्ट तो मिलकर के ये बर्थ कैनाल कहलाती है, जिसके थ्रू बेबी जो है उसकी बर्थ होती है जी। तो बोथ सर्वाइकल कैनाल एंड वेजाइनल कलेक्टिवली आंसर हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे चलते हैं सर। इफ ए फर्टिलाइज एग, अगर ज्यादा सही हम यहाँ पे अनफर्टिलाइज कर देते, ये ही आपको याद रखना है अभी आपको। इफ an unfertilized egg is prickled with micro needles, अगर कोई अनफर्टिलाइज एग है उसे हम माइक्रो निडल से प्रिकल कर देते हैं, चुभो देते हैं उसके अंदर, तो सर इस केस में क्या होगा, आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कहीं ना कहीं हम इंड्यूस कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं जी। तो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस जब हम लोग इसमें स्टिमुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं इसमें डिवीजन शुरू हो जाएंगे जब इस तरीके का मैकेनिकल स्टिमुलेशन हम इसे देंगे, या अपन टेम्परेचर से या किसी और एक्टिविटी से भी किया जा सकता है। भाई नेचुरली भी पार्थिनोजेनेसिस नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। भाई बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर फिर तो सर पहला तो गलत हो गया क्योंकि इसमें डाई बोल दिया। नहीं मरेगा तो नहीं। स्टार्ट डिवाइडिंग, परफेक्ट हो जाएगा, पर डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा और अनडिवाइडेड नहीं रहेगा, डिवाइड हो ही जाएगा जैसा हमने कहा। तो सही आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बच्चों आंसर हो जाएगा। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस को हम इंड्यूस कर रहे हैं जी। चलें जी सर बिल्कुल। 64 है जी। विड्रॉल के रेस्पेक्ट में सर, मेल विड्रॉ हिज पेनिस जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, तो दिस मेथड इज नोन। सर दोनों टर्म हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस, क्योंकि लैक्टेशन एमनोरिया तो हेवी लैक्टेशन के दौरान ये फीमेल के रेस्पेक्ट में, इसका मतलब आंसर फिर थर्ड हो जाएगा। नेचुरल मेथड है बर्थ कंट्रोल का, हालांकि फेलियर के चांसेस जो हैं ज्यादा होते हैं, दोनों होते हैं, मतलब ज्यादा होते हैं इसमें भी और इसमें भी जी। और एक पीरियोडिक एक्सिस्टेंस जो मेथड है उसमें भी फेलियर के चांसेस मतलब जो भी नेचुरल मेथड है उनमें फेलियर चांसेस ज्यादा है, क्योंकि उनमें चांसेस है कि वो फीमेल जो है कंसीव कर जाएगी जी बिल्कुल। तो सर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्टली इस क्वेश्चन को बता रहा है। बिल्कुल चलें जी। यहाँ पे किसी ओवम के रेस्पेक्ट में कि एक डोनर ने एक ओवम जो है देने के बाद में फेलोपियन ट्यूब में के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा है एक ऐसी फीमेल के अंदर जो खुद कैपेबल नहीं है एक को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, तो जो ओवम वो गेमेट है, और गेमेट का ट्रांसफर उस साइड पे किया जाएगा जहां पर फर्टिलाइजेशन तो ऑब्वियस है यूट्रस में तो होगा, तो गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर आंसर हो जाएगा।
और इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का जो टाइप होगा वो इन विवो इन विवो हो जाएगा। बहुत सही बात आपने कही सर, क्योंकि ये ऐसी फीमेल है जो वाइबल ओवम तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, बट ये प्रॉपर कंडीशन दे रही है, फर्टिलाइजेशन की साइड दे दे रही है हाँ, और इम्प्लांटेशन की भी और प्रॉपर इम्प्लांटेशन भी इसके अंदर हो जाएगा। और इसमें हम असिस्ट हार्मोन्स का यूज करके क्योंकि भाई खुद अगर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो फिर उसके ओवरी के अंदर ऐसी मतलब टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी नहीं है जो कि हार्मोन बना पाए, तो बाहर से हार्मोन इंजेक्ट किए जा सकते हैं। ये जो है इसके अंदर मेल के अंदर डिफेक्ट होता है और इसके अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, आईवीएफ जिसको अपन कह सकते हैं, और जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर आईवीएफ का टाइप हो गया, तो ये इसमें भी आईवीएफ ही होता है। सही आंसर सर, आपने जैसा बताया फर्स्ट आंसर बिल्कुल इसको सही एक्सप्लेन कर रहा है। चले आगे जी सर। मेन पर्पस पूछा है सर हमसे एमटीपी का, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसका जो क्या मुख्य उद्देश्य क्या है जी। तो पहले तो एमटीपी की बात करूं सर मैं, एमटीपी का मतलब कंसीव हो जाए और अगर फीमेल कंटिन्यू ना करना चाहे या किसी एबनॉर्मल कंडीशन में, जैसे रेप का केस हो गया या फिर कई बार कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होने की वजह से मदर को खतरा हो, बिल्कुल आपने जैसा सही कहा, तो इसमें जो टर्मिनेट करने का जो है, जो एबॉर्शन कर सके, उसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इंक्रीज पॉपुलेशन ये तो सर सरासर गलत, क्योंकि एमटीपी होगा तो इसमें तो डेथ ही पॉपुलेशन होगी। डिक्रीज पॉपुलेशन साइज, तो ये मेन पर्पस नहीं है, मेन पर्पस नहीं है कि पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के लिए एमटीपी कर दिया जाए, तो एमटीपी की नौबत ही क्यों आए? सही बात है सर। तो गेट रिड ऑफ अनवांटेड फीमेल चाइल्ड लीगली, नहीं लीगली गवर्नमेंट ने सब कुछ हालांकि इसकी इलीगल प्रैक्टिस में ये अब तो खैर बहुत इंडिया में हमारे कम हो गया, वरना फीमेल फिटिसाइड्स का जो बहुत बड़ा क्राइम है ये इलीगल, और बिल्कुल ये जांच करवाना भी क्राइम है कि मेल है या फीमेल चाइल्ड है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये तीनों तो सर हमारे लाइन से गलत हो गए। फोर्थ ऑप्शन इसको सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और फिर रेप के केसेस में इसमें गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो फोर्थ आंसर चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे वो फीमेल चाइल्ड, बिल्कुल सर। चलें तो बिल्कुल फोर्थ आंसर हो गया सर इसका। करेक्ट मैच देखना पड़ेगा ना। तो अगर पिल्स की रेस्पेक्ट में बात करें तो इसमें एस्ट्रोजन भी होता है और प्रोजेस्टेरोन भी होता है, या दोनों भी हो सकते हैं। और इस रेस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो ओवुलेशन को प्रिवेंट कर सकती है। यहाँ बी लिख देता हूँ सर जी। और कंडोम जो फिजिकल बैरियर है तो जो स्पर्म को सर्विक्स तक पहुंचने में रोकता है, साथ ही ये एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है। बिल्कुल सर आपने सही कहा। और वेसेक्टोमी जो है वो टर्मिनेशन मेथड है और मेल के अंदर जी शुक्रवाहिनी छेदन बोलते हैं, क्यों? बिल्कुल। और अगर ये प्रोसेस किया जाएगा तो जो मेल है वो इजेकुलेट तो करेगा, लेकिन उस इजेकुलेट के अंदर स्पर्म जो है वो एब्सेंट होंगे। सॉरी ये वाला। और फिर कॉपर टी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो कॉपर टी जो है उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम में उस पे इफेक्ट पड़ेगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस आएंगे जिससे इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। इधर मैं ए लिख देता हूं जी। तो सर सही मैचिंग जो BCD ए, तो BCD ए सर मतलब थर्ड में तो होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा क्लियरली इसे सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। Which of the following statement is correct? सही कथन हमें बताने हैं। ये करेक्ट इनकरेक्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे, इसलिए मार्क करना है। हमेशा की प्रैक्टिस आपको याद रखनी है बच्चों, इसको आपको मार्क करना ही है। एमटीपी इज वेरी यूजफुल टू मेंटेन सेक्स रेशियो इन अवर कंट्री। ये तो बहुत ही गलत हो गया, बल्कि कहीं ना कहीं इसकी जो इलीगल प्रैक्टिस की वजह से जो सेक्स रेशियो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। इंडिया के बहुत सारे ऐसे सर स्टेट्स हैं जहां पर अगर देखा जाए तो इसकी इलीगल प्रैक्टिस की वजह से आज जो फीमेल जो मेल पेपर होती है वो बहुत डिक्रीमेंट हुआ है। जैसे यूपी के अंदर कैसे, हरियाणा में सर काफी इंप्रूव किया है, हरियाणा ने अपना तो इंप्रूव हो गया, काफी इंप्रूव हो गया। तो सर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा गलत हो गया इसके रिगार्डिंग। एमटीपी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव, तो गर्भ निरोधक की विधि तो है ही नहीं, ये तो गर्भ धारण के बाद उससे निस्तारण की विधि। बिल्कुल, तो ये भी हमारा गलत हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन द ईयर ऑफ 1971 विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। बिल्कुल इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट उस टाइम पे थी और उन्होंने इसको लीगलाइज किया, और जिसने हमारी फीमेल्स को जो है बहुत इंपॉर्टेंट राइट दिया कि अगर वो नहीं चाहती प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना या रेप के केसेस में। अब ये भी जो पीछे की सुनाया था तो स्ट्रिक्ट कंडीशन वही थी, वही स्ट्रिक्ट कंडीशन, अनवांटेड प्रेगनेंसी या रेप की वजह से। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड आंसर हो गया सर इसका। तो 69 जो है इसके अंदर बर्थ कंट्रोल के मेथड हैं और हमें ऐसे मेथड देखने हैं जिनमें मिनिमम सक्सेस रेट। आपने सर ऐसा बताया भी था एक पहले, नेचुरल मेथड। बिल्कुल सर। तो कोइटस इंटररप्टस हो गया सर,
और इसके अलावा जो है वो पीरियडिक एब्सिस्टेंस। तो ये मतलब सी और ई थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर हो इनमें सक्सेस रेट जो काफी कम है। सक्सेस रेट किस रेस्पेक्ट में? कॉन्ट्रासेप्शन की सक्सेस, बिल्कुल, गर्भ निरोधक की जी। सक्सेस। बाकी जो है मिनिमम सक्सेस रेट के साथ ही हाँ, क्योंकि इन मेथड्स को अगर हम यूज करते हैं तो फीमेल के चांसेस है कि वो कंसीव हो जाए, क्योंकि कॉइटस इंटरप्टस में जो प्री इजैकुलेटरी फ्लूइड होता है उसमें भी उसमें कुछ स्पर्म हो सकते हैं, और इसमें अगर जो स्पर्म है वो कई बार 3 दिन तक वाइबल रह सकता है, और अगर ओव्यूलेशन होता है और तब तक वो रह सकता है। तो सर आपने जैसा कहा दोनों आंसर हो गए सी एंड ई। नेक्स्ट पे चलते हैं सर। हार्मोन रिलीज्ड आईयूडी पूछा है, तो सर हार्मोन रिलीज्ड बिल्कुल सीधा पता चल रहा है, एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी भी है। हाँ, ये प्रोजेस्टेरोन का जो आर्टिफिशियल प्रिपरेशन है इसको रिलीज करता है। मतलब 3 टाइप की आईयूडी है ना। हाँ। एक तो इनर टाइप की लिपेस प्रॉपर्टी वाली होगी, और ये हार्मोनल, और ये तो पिल हो गया माला डी, तो ये पिल हो क्योंकि और ये वाली हार्मोनल आईयूडी जो है वो यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांटेशन के लिए चेंजेस जरूरी है उनको होने नहीं देती है। सर्वाइकल म्यूकस जो है उसको भी थिक कर देती है, जिससे स्पर्म ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाते। तो ये कुछ इफेक्ट इसके पड़ते हैं जी। तो अपना आंसर इसमें सेकंड हो जाएगा। बच्चों आपको ये याद रखनी है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है सर इन पे आईयूडी पे। चले बिल्कुल सर। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का सेफ कब है? तो अगर हम सेफ देखें तो 3 मंथ्स या फिर 12 वीक 12 वीक तक ये सेफ है। पूरा डाटाबेस क्वेश्चन है बिल्कुल आंसर। और सेफ किसके लिए? बच्चे के लिए या मदर के लिए? मदर के लिए, क्योंकि बच्चा तो मरेगा, इच्छा तो मरेगा। बिल्कुल सर ने जैसा कहा कि बच्चे का तो टर्मिनेशन होना ही है, उसकी लाइफ तो खत्म होनी ही है, इसीलिए स्ट्रिक्ट कंडीशन से गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज किया था। इंडिया में काफी सोशल एस्पेक्ट्स भी थे कि किसी की डेथ को कैसे अलाउ किया जा सकता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार ऐसा जरूरी हो जाता है सर, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंडीशन जिनकी बात की। सेकंड आंसर इसका करेक्ट हो। यहाँ पे जो है वो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर की बात हो रही है ना, और 8 सेल स्टेज एम्ब्रियो, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद में अगर 8 सेल स्टेज तक जाइगोट है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाएगा, और 8 के बाद में है तो उसको यूट्रस में। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर आईयूटी 8 के बाद, और जो आपका जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर है वो 8 से 8 तक। यानी कि ये असिस्टेड जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है उसके 2 पार्ट, जैसा सर आप कह रहे हैं, एक तो विट्रो और एक वीवो। ऐसे लिख सकते हैं इन विट्रो इन विवो ना, इन विट्रो यानी कि मैं शॉर्ट में यहाँ पर इन विवो। तो जैसा आपने बताया सर कि इसके 2 पार्ट हैं, ये एक तो ZIFT और एक IUT। तो कुल मिला के 8 का गेम है यहाँ पर। बच्चे अगर याद रखें 8 तक या 8 से पहले तो जाइगोट में ट्रांसफर करेंगे, और 8 के बाद तो यूट्रस में। और सर ये इसमें थ्रू एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, और ऐसे जो बच्चा पैदा होगा उसे परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब शिशु, क्योंकि उसका इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो परख नली में होता है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे परख नली शिशु क्या है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी की बात होती है, मतलब इनिशियल फर्टिलाइजेशन और इनिशियल शुरुआती डेवलपमेंट जो क्लीवेज वगैरह होते हैं शुरुआत में, बाकी का डेवलपमेंट तो वो में ही होना है जी। तो इसमें आंसर हो जाए थर्ड हो जाए। चले आगे जी सर। बिल्कुल। Which of the following is a non-steroidal preparation? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सर। और जो सहेली जो पिल है, मतलब इसमें स्टेरॉइड नहीं है, और ये मतलब बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी पैदा नहीं कर पाती, और शायद वीकली ली जाती है। और सर इसको CDRI ने डेवलप किया था, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका अगर हम देखें लखनऊ से ये जो है जी रिलेटेड है। मतलब ये CSIR की जो लैबोरेटरीज हैं उसी में आती है जी। चले आगे। बिल्कुल सर। यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी जो है उसके रेस्पेक्ट में कि ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, तो कैसे करती है ना, तो इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेगी, यूट्रस को जो है स्पर्म के लिए अनफेवरेबल कर देगी। बिल्कुल सर, कर देगी। और इसके अलावा अगर थर्ड ऑप्शन देखें, ये तो इंक्रीजिंग स्पर्म मोटिलिटी नहीं, ये तो कॉपर ग्लीजिंग, ये कॉपर टी का टास्क है, और वो भी इंक्रीजिंग नहीं है, डिक्रीजिंग है। तो ये अपन लेंगे नहीं, तो फर्स्ट और सेकंड जो दोनों चले। To increase milk yield in immature or sterile cow, which of the following is given? तो सर इसमें हम लोग आर्टिफिशियल एस्ट्रोजन की प्रिपरेशन देंगे। बिल्कुल। और वो हमें स्टिलवेस्ट्रॉल में यहाँ पर दिया, मतलब आयुष सर इसका मतलब ये कि एक ऐसी फीमेल जो मैच्योर नहीं है सेक्सुअली, या अगर वो मैच्योर भी है
लेकिन स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी। तब इसके इंजेक्शन से उसके जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं हाँ। उनको प्रमोट किया जा सकता है मिल्क फॉर्मेशन। अब सर यहाँ पे गेम जब बदल जाता, जब यहाँ पर ऑक्सीटोसिन ऑप्शन में आ जाता। लेकिन ऑक्सीटोसिन तो मिल्क इजेक्टिंग है। हाँ, यही बच्चों को ध्यान रखना है, क्योंकि मिल्क से रिलेटेड आएगी बात और काऊ आ जाएगा तो कॉमन प्रैक्टिस होती है कि अगर कोई गाय दूध नहीं दे रही तो उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। बट बच्चों उस टाइम पे वो गाय जो है वो प्रेगनेंसी उसकी मतलब जो है प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, वो स्टेराइल नहीं होती है, वो तो केवल उसकी बॉडी से मिल्क को बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। या अगर उसने बच्चा भी पैदा कर दिया और फिर वो मिल्क को रिलीज नहीं कर पा रही, बिल्कुल, या मान ले कि उसका बचड़ा मर जाए या उसके इमोशन खत्म हो जाते हैं, पूरा खेल इमोशन का ही है, तब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो मिल्क बना ही नहीं है, तो सर स्टिल बेस्ट, ये ध्यान डेयरी फार्म में यूज किया जाता है, बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है सर जी। चले बिल्कुल। ICSI की फुल फॉर्म पूछिए सर, अभी आपने बताया था इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जी सर, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पर इसमें विशेष बात यह है कि जो बच्चा पैदा होगा वो उसी कपल का होगा, जेनेटिकली रिलेटेड। बस केवल इतना था कि स्पर्म काउंट अगर मेल में कम है तो वो एग जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पा रहे थे, स्पर्म पहुंच नहीं पा रहे थे और एग को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे थे, मतलब आदमी में कमी हो। बिल्कुल, तो इसलिए हम एग को लेबोरेटरी में ले जा करके उसी पार्टनर के स्पर्म से फर्टिलाइज करवा देते हैं। स्पर्म काउंट कम भी हो सकते हैं या स्पर्म में कैपेसिटी नहीं भी को पेनिट्रेट कर ले, तो ICSI किया जाता है। क्योंकि इसको क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ICI में जो कपल है वो जेनेटिकली उस बच्चे का और इसके लिए NCERT ने लाइन भी लिखी, वो आप लोग ध्यान से पढ़ लें कि ये किन के लिए किया जाता है ना, वो NCERT में लिख दी सर। बिल्कुल, लास्ट तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, बाकी का तो कोई सेंस बैठेगा नहीं, इंटरनेशनल और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। क्या है हेल्थ के रेस्पेक्ट में बेनिफिट्स जो हैं उनको कंसीडर करते हुए बात करनी है जी, कि अगर हेल्दी आदमी होगा तो देखो MMR और जो IMR है ये एक हेल्थ का पॉजिटिव साइन नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर बढ़ रही है तो वो हेल्दी कंडीशन थोड़ी है, वो तो हार्मफुल कंडीशन है। तो हेल्थ के बेनिफिट के रेस्पेक्ट में इन दोनों को हम लोग नहीं लेंगे। अगर आदमी हेल्दी होगा, फिट होगा, तो वो अपने वर्किंग प्लेस पे अच्छा काम करेगा, बिल्कुल सर, और अच्छा आउटपुट देगा, तो इकोनॉमिकली वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो ये भी ले लेंगे अपन। हाँ, इसके अलावा डी भी ले लेंगे, तो B और D। ये मातृत्व मृत्यु दर कह सकते हैं सर इसे हिंदी में, और IMR को शिशु मृत्यु दर। ये पहले काफी ज्यादा होती थी जब इनिशियली, आजकल तो मेडिकल फैसिलिटी डेवलप हो गई है ना। तो आयु सर B और D। बिल्कुल सर, B और D मतलब फोर्थ ऑप्शन। चले आगे जी सर। अब यहाँ पर अगर हम देखें द गिवन डायग्राम शो फैलोपियन ट्यूब शो कर रखी है सर, तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि किसमें फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल है। तो फर्टिलाइजेशन इम्पॉसिबल हो, अगर डायग्राम भी नहीं देखे आंख बंद करके, एक चीज तो निश्चित है कि या तो ओवम तक और जो स्पर्म है वो नहीं पहुंच पाए, या फिर ओवम ओवरी से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब के लोकेशन तक नहीं आ पाए। जी जी। तो सर आप देखेंगे पहले में पार्शियल ब्लॉकेज है, पार्शियल ब्लॉकेज से तो स्पर्म मूव कर सकता है जी, क्योंकि काफी छोटी सेल है। हाँ बिल्कुल सर, पर इसमें देखिए एक में कंप्लीट ब्लॉकेज है, पर यहाँ से तो ओवम आ सकता है और यहाँ से आ सकता है, यानी 50% चांसेस हैं। बिल्कुल सर है। और इन दोनों में ये देखिए कंप्लीट ब्लॉकेज है, इसका मतलब ओवम अगर आ गया है तो स्पर्म जो है, स्पर्म और ओवम के बीच में कंप्लीट ब्लॉकेज है। ऐसा जैसे ट्यूबेक्टोमी की केस में वैसा ही हो गया, वही हो गया। और सेम ये ट्यूबेक्टोमी बताइए। तो ये जो दोनों कंडीशन है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मतलब R और S, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। चलिए सर, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव दिए हैं जो NCERT का ही डायग्राम है, और ये जो है बैरियर मेथड में इंक्लूड नहीं है, ये इंजेक्टेबल भी नहीं है, और ये IUD भी नहीं है। NCERT लिखा है कि ये जो है नोर प्लांट है या जो इम्प्लांट है, जो अपर जो आर्म है इसमें इंट्राडर्मल जो इंजेक्ट किया जाता है, और वहीं पे ये ब्लड में थोड़ा थोड़ा हार्मोन रिलीज करता है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ऐसा है कि अगर कभी पिल भूल गए तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होने के चांसेस कम है, क्योंकि एक बार अगर बॉडी में कहीं पे इसको लगा दिया तो देन फिर ये लंबे समय तक अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं कि इसकी सक्सेस रेट काफी ज्यादा है। सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, बिल्कुल सर, सही कहा। तो नोर प्लांट है, NCERT ने इम्प्लांट लिखा है, बट ओरिजिनल नेम इसका नोर प्लांट है। तो सर फर्स्ट आंसर हो गया। अब सर फीमेल कॉन्डम की यहाँ पे बात की गई है। फीमेल कॉन्डम की रिगार्डिंग अगर बात करें सर, जो कॉन्डम एज ए बैरियर मेथड हमें फर्टिलाइजेशन से भी बचाता है,
जो फीमेल को, और साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करने में बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो फीमेल कोंडोम हो चाहे वो मेल मेल कोंडोम हो। इसके अलावा आयुष सर, जी आपका सर्वाइकल केप है, डायफ्राम है, वो केवल फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है, पर ये कहीं ना कहीं एसटीडी से बचा है। हाँ, लेकिन वो एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करेगा सर। तो पहला ऑप्शन पढ़े, इट इज अ कॉन्डम फॉर मेल, तो मेल की बात होगी तो गलत हो गया सर। एनसीईआरटी का डायग्राम है, इट्स अ कॉन्डम फॉर फीमेल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी। और भी देख लेते हैं। हाँ, इट्स अ कॉन्डम फॉर फीमेल व्हिच डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट, तो गलत हो गया क्योंकि प्रोटेक्शन देगा। इट्स ए आईयूडी तो है ही नहीं सर। नहीं, तो ये परफेक्ट हो जाएगा। बाकी और परफेक्ट कब होगा? इट इज ए कॉन्डम फॉर फीमेल प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम एसटीडी एज वेल एज इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो अभी एक भी है तो भी चलेगा। सेकंड ऑप्शन सर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अब कॉपर टी जो है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एक डायग्राम दिया है ना, वो लिखा भी है, एक एलिमेंट को रिलीज कर रही है और एलिमेंट में कॉपर रिलीज, तो उसके रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर जो है वो करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला ऑप्शन लिखा है कि कॉपर टी स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग, और ये तो एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो आपको जो ये याद रखना है, तो यही अपना परफेक्ट चला जाएगा। चले, और बाकी तो सर सेंट हो ही नहीं रहा क्योंकि एलिमेंट रिलीजिंग की बात कर रहा है, और इसके लिए एनसीईआरटी ने यही लिखा है। जी। फिर सर कॉलम्स हैं हमारे सामने, मैचिंग वाला है। चलो करते हैं। तो पहला हो गया आईसीएसआई, इसका मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो सर आईसीएसआई का अगर हम लोग देखें तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू, तो मतलब ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। ये आईयूआई है, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ओके, यानी इन विवो फर्टिलाइजेशन होना है। तो सर आर्टिफिशियली इंट्रोडक्शन ऑफ सीमन इनटू वेजाइना, तो इसका मतलब बी में 1 हो जाएगा। इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी टर्म काम में लेते हैं। तो ह्यूमन के केस में से आईयूआई कह सकते हैं सर, क्योंकि एनिमल्स के केस में एआई इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जो गन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराने की, तो वहां पे वेजाइना और लास्ट सर्विक्स तक ही रिलीज करते हैं। और इसको एनिमल हस्बेंड्री में भी, कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट में भी हम लोग बच्चों को बताते हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एक एमओईटी जी। तो सर इसमें आईयूआई में हमारा हो गया फर्स्ट। फिर आईयूटी है, जैसा आपने पहले भी बताया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, इसका मतलब एम्ब्रियो की बात हो, एम्ब्रियो की बात, सेल स्टेज के बाद, और इन विट्रो टाइप का है मेथड। इन विट्रो तो 8 सेल के बाद अगर हम देखें तो सर फोर्थ हो गया, नहीं फिफ्थ हो गया, एम्ब्रियो का ट्रांसफर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। तो फिफ्थ हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। गिफ्ट गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, कहने का मतलब इन विवो का टाइप है और गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी डोनर से ओवम कलेक्ट किया जाता है और ऐसी फीमेल में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है जो कैपेबल नहीं है, जो ओवम प्रोड्यूसिंग के लिए कैपेबल नहीं है, बट बाकी फर्टिलाइजेशन के लिए भी एनवायरनमेंट दे रही है और उसमें इम्प्लांटेशन भी हो सकता है और एम्ब्रियो का पूरा डेवलपमेंट भी करवा सकती है। तो गिफ्ट में सर सेकंड ऑप्शन हमारा, आपने जैसा सही कहा, इधर आ गया सेकंड। और जिफ्ट है ZIFT, इन विट्रो का ही टाइप है, पर 8 से कम या 8 तक तो जायगोट में उसे ट्रांसफर करेंगे। बिल्कुल, तो हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। तो सर 3152 3152 की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। जी चलिए सर नेक्स्ट। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो है उनके फंक्शन से रिलेट करना है हमें इसको। IUD इंट्रा यूटेराइन डिवाइस की अगर बात करें तो ये कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, और इसमें IUD जो है उसके एग्जांपल से इसको मैच कर देते हैं। हार्मोन रिलीजिंग IUD हो गई है ना जी। फिर कॉन्डोम जो फिजिकल बैरियर है, ये ब्लॉक करेंगे स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर मूव करने से, तो इसके लिए अपन इसको जी फोर्थ से मैच कर देंगे। फोर्थ और फर्स्ट में देखिए सर कितना अच्छा कंफ्यूजन दिया है, सर्विक्स वाला आ गया ना। हाँ नहीं, इधर देखिए सीमन को बात हो गई, तो कॉन्डम एज ए बैरियर मेथड है तो पूरे सीमन को ही प्रिवेंट करेगा, और अगर जो सर्वाइक्स की म्यूकोसल थिकनिंग को बढ़ाएगा तो वो स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा। और डायफ्राम जो है वो सर्विक्स के पास में लग रहा है ना। हाँ। और वहां पर क्योंकि इजेकुलेट हो गया सीमन, तो स्पर्म सर्विक्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां पर डायफ्राम ब्लॉक कर देगा होता है। तो ये फिजिकल बैरियर तो है, लेकिन ये एसटीडी को कंट्रोल नहीं करेगा या एसटीडी को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। इम्प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो इम्प्लांट का जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स की तरह ही होता है। हाँ बिल्कुल।
और पिल्स जो है उसके रेस्पेक्ट में देखें तो वो ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। एंट्री को भी कैसे, म्यूकस जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है उसकी थिकनेस को बढ़ा करके। तो क्या बना कॉम्बिनेशन? तो सर ये बन गया 54132. 54132 is given in first option. Then the answer is correct. First option. जी चले बिल्कुल। Identify the most popular contraceptive whose features are given below. तो यानी कि सर ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा गर्भ निरोधक उपाय है जिसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है इन फीचर्स के साथ। तो एक तो डज नॉट इंटरफेयर द एक्ट ऑफ कॉइटस के साथ कोई इंटरफेरेशन नहीं होना चाहिए, अफेक्टिव बैरियर फॉर होना चाहिए, इंसेमिनेशन के लिए बैरियर होना चाहिए और एसटीडी को भी प्रिवेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो कोई फिजिकल बैरियर है। और फिजिकल बैरियर में जैसा आप बता भी चुके हैं सर कि ऐसा बैरियर कॉन्डम है जो एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी को यानी फीमेल को, क्योंकि डायफ्राम जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा क्योंकि सीमन तो रिलीज हो ही रहा है जो वेजाइना के सेल्स के थ्रू बॉडी में इंफेक्शन कॉज कर सकता है। जी तो आंसर हो जाएगा अपने इसमें फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों, बाकी तो ठीक बात है तीन मतलब ये चारों फिजिकल बैरियर है। हाँ। लेकिन इनमें कॉन्डोम के दो टास्क है, प्रेगनेंसी को रोकना और एसटीडी को भी रोकना, और इन तीनों की केवल एक ही टास्क है और वो है केवल प्रेगनेंसी को रोकना, एसटीडी को नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, इनको रीयूज भी किया जा सकता है, रीयूज भी किया जा सकता है ना, लेकिन इसको रीयूज नहीं किया जा सकता। चलिए सर 85 है ना जी। तो which of the following can be used as emergency contraceptive in some cases? तो सर फर्क हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में कि अगर कंसीव होने के बाद इम्प्लांटेशन को जो प्रिवेंट करे तो वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के केस में आ जाएगा। बट एक बार तो फर्टिलाइजेशन हो गया है तो इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो सर इस केसेस में हम यूट्रस को एक तरीके से देखा जाए तो यूट्रस को अनशूटेबल बना सकते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। इसका मतलब है वो इससे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, और इससे भी हो सकता है, लेकिन एफएसएच का वहां पे कोई रोल नहीं, बिकॉज़ इट इज अ गोनाडोट्रोपिन जो फॉलिक्यूलोजेनेसिस के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी को मतलब उसके चांसेस को बढ़ाएगा बिल्कुल। हां, तो सही बात है सर, फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में आंसर दे रहा है। चलें आगे, बिल्कुल यहाँ सहेली के लिए ना। सही। हाँ जी जी। तो वीक में एक बार, हाँ नॉन स्टेरॉइडल है और नो साइड इफेक्ट, हाँ, और सीडीआरआई से डेवलप पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अंदर फिर एबीसीडी करेक्ट पूछ रहे हैं जी, एबीसीडी फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा। इनकरेक्ट देखना है ना एमटीपी के लिए। जी सर। तो पहला सर बता रखा है 45 से 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म पर ईयर इन इंडिया। वर्ल्ड वाइड है ये तो, वर्ल्ड वाइड है, और एनसीईआरटी ने शायद 40 to 50 लिखा है। ये तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, लेकिन ये वाला थोड़ा बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि वर्ल्ड वाइड है। बिल्कुल। एमटीपी हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। ये देखिए बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, ये इसका मोटिव नहीं है सर, पर कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन को डिक्रीज करने के अंदर। और एमटीपी आर लीगलाइज्ड इन इंडिया विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस, तो ये बिल्कुल बात सही है। और अबॉर्शन आफ्टर सेक्स डिटेक्शन इज प्रोहिबिटेड इन इंडिया, ये परफेक्ट, ताकि फीमेल फेटिसाइड को हम तो अब इनमें कंपेयर करें तो अपने को यही लगाना है। ये गलत हो गया सरासर, क्योंकि इंडिया और वर्ल्ड में बहुत बड़ा भाई कहीं ना कहीं एमटीपी से हो तो डेथ ही रही है। जी बिल्कुल, उससे पॉपुलेशन इफेक्ट पड़ रहा है और एज इट इज लाइन है ये पूरी एनसीईआरटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पॉपुलेशन को डिक्लाइन करने के लिए इसको यूज ही किया जाना चाहिए, मतलब मोटिव इसका प्राइम ऐसा नहीं है। जी जी बिल्कुल सही बात है। चले आगे जी। Which of the following may be the preventive method against STD? STD को रोकना है ना जी। तो अवॉइडिंग सेक्सुअल कांटेक्ट विद अननोन पार्टनर, क्योंकि अननोन पार्टनर का पता नहीं है उसका। यूज ऑफ कॉन्डोम्स ड्यूरिंग कॉइटस, बिल्कुल। और सर इसमें देखिए इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना प्रॉपर ट्रीटमेंट से। भाई लिखा है कि संक्रमण के हो जाने पर, हाँ, और अन्य उपयुक्त चिकित्सा से। जी जी, क्योंकि तो संक्रमण तो हो चुका है और हो भी गया तो फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट लेगा। जी बिल्कुल, इम्प्रॉपर क्यों लेगा जी, तो ये तो सरासर गलत हो गया सर। तो बिल्कुल फर्स्ट एंड सेकंड इज दी, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलिए सर, जिप्ट के लिए जिप्ट इज ए suitable ART which is used for those female जिप्ट मतलब गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, वो फीमेल जो एक प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है लेकिन फर्टिलाइजेशन और जाइगोट इम्प्लांटेशन डेवलपमेंट की साइड दे सकती है। तो ऑप्शन देखते हैं, आर इनकेपेबल ऑफ हैव suitable environment for fertilization। नहीं, तो इसके लिए तो कैपेबल होगी, कैपेबल है ना,
जी अनेबल टू प्रोड्यूस ओवम, ये वाला आंसर हो गया। और अनेबल्ड फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, इसके लिए ना ना, इसके लिए भी एबल है और इसके लिए भी एबल है। तो आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो IVF में यूज होती है, तो सर इन विट्रो, इन विट्रो। अब तो जनरली IVF लिखा हुआ हो तो विट्रो मानना है, विवो नहीं मानना। देन विट्रो, बिल्कुल सही बात बताई आपने। तो कौन सा यूज नहीं होता सर? जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इसका मतलब है जाइगोट और IUT दोनों के अंदर जाइगोट को ट्रांसफर किया जा रहा है, एक को फैलोपियन ट्यूब में और एक को यूट्रस में, और दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन इन विट्रो लेबोरेटरी में हो रहा है। गिफ्ट में पर गैमेट का ट्रांसफर है, और ये जो है फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो ये इन विवो हो जाएगा। ये इन विवो का टाइप, ये अपना आंसर, यही आंसर हो जाएगा सर सेकंड। काफी हो गया सर। रिप्रोडक्शन का हम लोगों ने थर्ड सीरीज पूरी कंप्लीट कर दिया सर। जी जी। अब आगे जेनेटिक्स की जिम्मेदारी आएगी, तो जैसे ही जेनेटिक्स की आएगी तो बच्चों सर और सुनील सर आपके सामने डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने आज का सेशन एंजॉय किया होगा, है ना? बिल्कुल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस बनेंगी सर यहाँ से, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको क्वेश्चन यहाँ NCERT से ही मिलेगा, क्योंकि NCERT ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो हमने जो वादा किया था कि हम लोग रेगुलर वे में कमिटमेंट के अकॉर्डिंग आपको रेगुलरली वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप पे डिपेंड करेगा कि आप CLC की इस फैसिलिटी को कितना यूज करते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर आगे।